Hello friends. So we will continue our current affairs MCQ series and today we will discuss the most important MCQ from 30th June 2020. So let's start with the first question. With reference to World Health Assembly, consider the following statements. It is the decision-making body of the World Health Organization. Its main function are to determine the policies of organization, appoint the Director General, supervise financial policies and review and approve the proposed program budget. क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है. सो बिफोर आंसरिंग दिस क्वेश्चन यू शुड नो लिटिल बिट अबाउट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एज वेल. सो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO, इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन. इट बेसिकली एक्ट एज अ कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी ऑन इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ एंड इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो 7 अप्रैल 1948 को हुई थी. इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में. इसकी जो मेन रिपोर्ट्स हैं जो ये पब्लिश करता है उसमें से दो हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर हेल्थ एंड वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट्स. इसके 193 मेंबर्स हैं और इंडिया भी इसका एक मेंबर है. अब देखते हैं स्टेटमेंट क्या बोल रहा है. इट इज़ अ डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. तो ये बिल्कुल सही बात बोल रहा है. वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ही एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है WHO की. एंड इट्स मेन फंक्शन आर टू डिटरमाइन द पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. एग्जैक्टली ट्रू. अपॉइंट द डायरेक्टर जनरल, सुपरवाइज फाइनेंशियल पॉलिसीज एंड रिव्यू एंड अप्रूव द प्रपोज प्रोग्राम बजट. तो फ्रेंड्स दोनों स्टेटमेंट एकदम सही है. तो उसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर है वो सी होगा, बोथ 1 and 2. सो यहाँ पे भी वही लिखा है. द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इज द डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ WHO. इट इज़ अटेंडेड बाय डेलीगेशन फ्रॉम ऑल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मेंबर स्टेट. सेकेंड स्टेटमेंट में था कि द मेन फंक्शन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ असेंबली आर टू डिटरमाइन द पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अपॉइंट द डायरेक्टर जनरल, सुपरवाइज फाइनेंशियल पॉलिसीज एंड रिव्यू and approve the proposed program budget. The health assembly is held annually. जिनेवा में एनुअली होती है, स्विट्जरलैंड में. और अभी 73rd वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुई है. द असेंबली हैज़ यूनानिमसली अडॉप्टेड अ रेजोल्यूशन टू कंडक्ट एन इंडिपेंडेंट प्रॉब टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कोविड-19 रिस्पॉन्स. सो क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में बहुत एलिगेशन लग रहे थे कि वो चाइना के प्रेशर में उसने टाइमली रिवील नहीं किया कोविड को. तो उसके लिए अभी एक यूनानिमसली एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया है अबाउट इंडिपेंडेंट प्रॉप इनटू दिस इशू. नेक्स्ट क्वेश्चन. द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. सो फ्रेंड्स क्वेश्चन को आंसर करने से पहले लेट मी गिव यू अ वेरी मच ब्रीफ अबाउट द टाइप ऑफ रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय दिस फॉर ऑर्गेनाइजेशन, सो दैट इन केस कोई और भी क्वेश्चन आता तो यू कैन ईजिली डू दैट इन द एग्जामिनेशन. सो अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक का मेन गोल है रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी एंड इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1944 इन अ ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस. इसका जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन DC में है. और वर्ल्ड बैंक मेनली कंप्राइजेस 2 इंस्टीट्यूशंस, जिसमें एक IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है और सेकेंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA. अगर हम इन 2 ऑर्गेनाइजेशन का नाम लें तो मतलब हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड बैंक की. और अगर हम इसमें 3 इंस्टीट्यूशन और मिला दें जिसमें कि IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, MIGA मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी एंड ICSID विच मीन्स इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स. सो अगर हम IBRD IDA जो कि वर्ल्ड बैंक है उन दोनों में IFC MIGA और ICSID को भी मिला दें तो इन 5 इंस्टीट्यूशंस को बोलते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप्स. और दे वर क्रिएटेड एट ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस इन 1944. और इसकी जो मेजर रिपोर्ट्स हैं, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, ईज ऑफ लिविंग रिपोर्ट, वर्ल्ड लॉजिस्टिक एंड परफॉर्मेंस इंडेक्स, और एक रिपोर्ट इसमें ये भी है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट. सो आंसर इसका A होगा. तो हमारा क्वेश्चन तो हो गया. बट लेट्स सी कि IMF कौन सी रिपोर्ट्स पब्लिश करता है. IMF बेसिकली पब्लिश वेरियस रिपोर्ट्स बट मोस्ट इंपॉर्टेंट आर स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक. सो इसकी ये 2 इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स हैं, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक. देन वी हैव वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. फ्रेंड्स इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1971 और इसका हेडक्वार्टर भी जिनेवा, स्विट्जरलैंड में ही है. इसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, दैट वी से ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट. सो अगर यहाँ पे ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट आता है एग्जाम में तो यू कैन इजीली आंसर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम.
देन जो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन ऑन 1 जनवरी 1995, और इसका UN से कोई लिंक नहीं है, इट इज़ एंटायरली इंडिपेंडेंट फ्रॉम यूनाइटेड नेशंस। और जो इसकी मेन रिपोर्ट्स हैं वो हैं वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट, देन वी हैव वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट, जिसकी मेन रिपोर्ट्स हैं। सो हमारे क्वेश्चन का आंसर ए होगा, वर्ल्ड बैंक। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट इज रिलीज बाय वर्ल्ड बैंक। So, why this question was in news? Because recently the World Bank has released its Global Economic Prospect June 2020 report. Highlight of the reports: the COVID-19 pandemic is expected to have severe short and long-term effects on economic growth. 60 million people could be pushed into extreme poverty this year. Emerging market and developing economies are especially vulnerable. So इसमें सारा ये रिगार्डिंग ट्रेड कैसे इफेक्ट होगा कोविड-19 के लॉकडाउन के कारण, वो सब इसमें बताया गया है। द स्कोप एंड स्पीड विद विच द कोविड-19 पैंडेमिक एंड इकोनॉमिक शटडाउन हैव डिवास्टेटेड द पुअर अराउंड द वर्ल्ड आर अनप्रेसिडेंटेड इन मॉडर्न टाइम्स। करंट एस्टिमेट शो दैट 60 million people could be pushed into extreme poverty in 2020. These estimates are likely to rise further with the reopening of advanced economies, the primary determinant. The report said EMD, emerging market and developing economies, face health crisis, restriction and external shocks like falling trade, tourism and commodity price, as well as capital outflow. These countries are expected to have a 3 to 8% output loss in the short term based on the studies of previous pandemics. So this was about this question. Then in which of the following places the Changpa tribe found? Nilgiri Hills, Ladakh, Rajmahal Hills, Lakshadweep. So friends, if you have ever heard about this tribe, then they are found in Ladakh. और ये वही ट्राइब है जो पश्मीना शॉल आप देखते हैं, ये यहीं पे मिलती है। तो इसका करेक्ट आंसर बी है, लद्दाख। द चंगपा ट्राइब लिव इन द रिमोट ट्रांस हिमालय चंगठन रीजन ऑफ लद्दाख। रफली 16,000 प्लस फीट की इसकी हाइट है। दे आर मोस्टली शीप हर्डिंग कम्युनिटी एंड दे आर फेमस फॉर द वर्ल्ड क्लास पश्मीना वूल बियरिंग कोट्स। Then we have, with reference to Ayushman Bharat program, consider the following statements. It envisages 1.5 lakh health and wellness center to provide comprehensive secondary and tertiary hospitalization service to the population. The insurance component can be availed from any public-private hospitals across the country. The insurance component will be based on the deprivation and occupational criteria of the socio-economic caste census for rural and urban areas respectively. So friends, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये न्यूज़ में भी काफ़ी है। तो जो हमारी जो ये आयुष्मान भारत स्कीम है, द स्कीम इज़ करेंटली इम्प्लीमेंटेड बाय नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, और अंडर दिस स्कीम द बेनिफिशरीज विल बी प्रोवाइडेड विद अराउंड 5 लाख, मतलब पर फैमिली के हिसाब से है, और ये आइडेंटिफाई किए जाएंगे सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस से। ये जो हमारी सोशो इकोनॉमिक SECC बोलते हैं इसको। तो अब स्टेटमेंट देखते हैं। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि ये बात कर रहा है टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव सेकेंडरी एंड टर्शियरी हॉस्पिटलाइजेशन। सो जो आयुष्मान भारत है इट इज़ बेसिकली फॉर प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब फर्स्ट टाइम आदमी कोई भी पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, दैट इज़ बेसिकली प्राइमरी हेल्थ केयर। उसके बाद वेरियस स्टेज होती हैं, सेकेंडरी या टर्शियरी। सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। Then the insurance component can be availed from any public private hospitals across the country. So ये भी ऐसा कुछ नहीं है, इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। Then ये सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। Then we have the insurance component will be based on the deprivation and occupational criteria of the socio-economic caste census for rural and urban areas respectively. So ये करेक्ट स्टेटमेंट है, तो इसका आंसर बी होगा, 3 ओनली। So आयुष्मान भारत इज़ एन अम्ब्रेला ऑफ 2 मेजर हेल्थ इनिशिएटिव्स। इसमें हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स एंड प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, क्योंकि अंडर दिस 1.5 लाख एग्जिस्टिंग सब सेंटर विल ब्रिंग द हेल्थ केयर सिस्टम क्लोजर टू द होम ऑफ पीपल इन द फॉर्म ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर। और हमारे स्टेटमेंट में लिखा था सेकेंडरी। सो प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए है ये वाली जो स्कीम है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना।
So it will provide health cover to 10.74 crore poor and vulnerable families up to 5 lakh per family per year for secondary and tertiary hospitalization. So are you getting? With reference to आयुष्मान भारत प्रोग्राम, तो यहाँ पे क्या लिखा है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, तो जो वहाँ पे स्टेटमेंट था वो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए सही है, ठीक है ना. सो to ensure that nobody is left out, especially women, children, and elderly, there will be no cap. There will be no cap on family size and age in the scheme. The benefit will cover will also include pre and post hospitalization expenses. A defined transport allowance per hospitalization will also be paid to the beneficiary. Statement 2 incorrect. The benefits of the scheme are portable across the country, and a beneficiary covered under this scheme will be allowed to take cashless benefits from any public or private empaneled hospitals across the country. Statement 3 मैंने आपको बताया, that is correct. Scheme has been rolled out based on the deprivation and occupational criteria of the socio-economic caste census (SECC) for both rural as well as urban areas. Now at the national level, to manage, a national health authority has been set up. It will be chaired by the Ministry of Health and Family Welfare. So it will enable the decision making at a faster pace, which is required for smooth implementation of the scheme. Now states, union territories are advised to implement the scheme by a dedicated entity known as State Health Agency (SHA). Now this question has been discussed various times, so very important. With reference to the United Nations Security Council, consider the following statements. There are total 10 members in the United Nations Security Council, including 5 permanent members. Only the 5 permanent members of the UNSC enjoy the veto power. Currently, India is one of the non-permanent members of the UNSC. So friends, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि यूएनएससी में टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 5 परमानेंट है और 10 नॉन परमानेंट है, और ये कह रहा है टोटल ऑफ 10 मेंबर्स. तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. ओनली द 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूएनएससी एंजॉय द वीटो पावर, ये बिल्कुल करेक्ट है. करंटली इंडिया इज़ वन ऑफ द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएनएससी. सो ये रिसेंटली इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड एज द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी फॉर 2 years. So 3 statement भी correct है. So 2 and 3 are correct. Now United Nations Security Council, it was established in 1946 and it is one of the 6 principal organ of the United Nations. It is generally viewed as the apex of the United Nations system. So UN के basically जो 6 organ है उसमें सबसे ज़्यादा importance UNSC की ही है. It is responsible for the maintenance of international peace and security. Its powers include the establishment of peacekeeping operation, the establishment of international sanctions, and the authority of military action through Security Council resolution. It is the only UN body with the authority to issue binding resolution to the member states. It is important. It can be asked that which UN body has the authority to issue binding resolution. So only United Nations Security Council has the authority to issue binding resolution to the member state. सो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, बिकॉज यूएनएससी में 15 मेंबर हैं, इसमें 5 परमानेंट जिनको P5 भी बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, चाइना, यूनाइटेड किंगडम एंड फ्रांस, एंड ईच मेंबर हैज़ 1 वोट. स्टेटमेंट 2 करेक्ट था. द यूएन चार्टर अफोर्ड्स द वीटो पावर ओनली टू द 5 परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएनएससी. These permanent members can veto any substantive Security Council resolution, including those on the admission of new member states. जैसे अगर इंडिया की जो एंट्री का इशू चल रहा है परमानेंट मेंबरशिप के लिए, उसमें चाइना हमेशा वीटो करता है. बाकी 4 मेंबर आर इन दे, जो बाकी 4 हैं वो इंडिया को यूएनएससी में लाने के फेवर में एज अ परमानेंट मेंबर. अभी जो इलेक्ट हुआ है वो नॉन परमानेंट हुआ है. द सिक्योरिटी काउंसिल आल्सो हैज़ 10 नॉन परमानेंट मेंबर विच आर इलेक्टेड ऑन रीजनल बेसिस. ईच ईयर 193 मेंबर्स. यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है उसमें 193 मेंबर हैं. दे इलेक्ट 5 नॉन परमानेंट मेंबर फॉर 2 year टर्म. तो हर 2 साल में एक जो इलेक्शन होता है वो 2 साल के लिए वैलिड होता है. मतलब इसका जो टेन्योर है, जैसे अब इंडिया अगर इसका मेंबर बना तो दैट इज़ ओनली फॉर 2 years. 2 साल बाद इंडिया यूएनएससी का मेंबर नहीं होगा. तो जो इसकी प्रेसिडेंसी है दैट रोटेट्स मंथली.
among its members. This is important. Then we have yesterday question: the chairman of public sector banks are selected by which of the following? So correct statement is Bank Board of Bureau. So with a view to improve the governance of public sector banks, the government has set up an autonomous Bank Board Bureau. It is an autonomous body. The Bank Board Bureau started to function from 1st of April 2016. The Bureau searches and selects the head of public sector banks and help them in developing differentiated strategies and capital raising plans through innovative financial methods and instruments. The Bank Board Bureau has its genesis in the recommendation of the Committee to Review Governance of Board of Banks in India, May 2014. Thereafter, on 28th February 2016, the Government of India announced the constitution and composition of the Bureau. As part of its mandate and guided by a spirit of collaboration, the Bureau is engaging with various stakeholders. Now, the objective of such engagement being to help prepare the banks in the public sector universe to take on the competition, have the ability to appropriately manage and price risk across business cycles, develop resilience to generate internal capital. Now, the Bureau is also engaging with the public sector banks to help build capacity to attract, retain, and nurture both talent as well as technology. While the Bureau is working towards attracting the best personnel on the board, it is these boards which should drive the overall strategy of our bank, with its risk capacity, and also act as custodian who should reconcile the diverse interests of various stakeholders. So, I hope you get the idea. Now the Bank Board Bureau (BBB) has recently elected S.N. Rajeshwari as the chairman and managing director (CMD) of the Delhi-based Oriental Insurance Company. Now today's question. Consider the following statements about minimum support price (MSP). It is announced every year before the sowing season. It is approved by the Commission for Agricultural Cost and Price (CACP). The question is which of the statement given above are correct. So I hope you will answer this question in the comment section. So that was all for today's current affair MCQ discussion. I hope you get some clarity on the concept that we have discussed. If you have any doubt, do ask in the comment section. For the time, we end our discussion here. Thank you and all the best.